गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज पाटीदार परफेक्ट एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पशुपालन संबंधित एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, एक लाइन में सीधे आंसर की हम बात करने वाले हैं, जो हमेशा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एग्रीकल्चर संबंधित है उनमें तो 100% आते ही आते हैं। उन्हीं प्रश्नों का हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। चलिए पहले ये बता दें कि हमारे यहाँ परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल के अंदर आईसीआर की तैयारी, पेट की तैयारी, बीएचयू की तैयारी करवाई जाती है। तीनों एग्रीकल्चर संबंधित कॉम्पिटिशन एग्जाम से इनकी बहुत अच्छे से तैयारियां करवाई जाती है। 11th के साथ ही हम लोग ये तैयारियां शुरू कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की गई है, एक इसका संग्रह तैयार किया गया है। हर मैं तीसरे दिन एक 50 क्वेश्चंस का वीडियो कंटिन्यू डालते जाऊंगा, तब तक आपकी एग्जाम्स नहीं आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन समाधान बन रहा है, सर्वाधिक वसा किस भैंस के दूध में होती है? तो सर्वाधिक वसा जो दूध भैंसों के अंदर यदि बात की जाए तो सर्वाधिक वसा भदावरी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? भदावरी के अंदर। कितनी परसेंट पाई जाती है? 13% वसा पाई जाती है। कितने परसेंट? सबसे गाढ़ा दूध इसी भैंस का होता है। जबकि यदि हम बात कहें तो गायों के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा वसा जर्सी में होती है, जबकि भारतीय नस्लों के अंदर बात करें तो सिंधी के अंदर। विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा वसा जर्सी में होती है और देसी नस्लों के अंदर यदि बात करें तो वो सिंधी नस्ल के अंदर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, कौन सी भैंस में गलकम्मल आयन पूर्णतः विकसित होता है? तो जाफराबादी भैंस में आयन व गलकम्मल दोनों विकसित होते हैं, क्योंकि गलकम्मल बोस वंशी पशुओं का लक्षण है। बोस वंशी का मतलब होता है गोवंशीय पशुओं का लक्षण होता है। दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं? दूध की रानी मतलब जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है उसका नाम सानेन है। इसे मिल्क ऑफ क्वीन के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन इस बकरी का दूध देखने को मिलता है। सबसे लैक्टेशन पीरियड भी इसका 8 से 10 महीने का दुग्धावस्था काल भी होता है। पश्मीना किस बकरी को कहते हैं? तो पश्मीना हम काश्मीरी बकरी को कहते हैं। यह उत्तर भारत में पाए जाने वाली बकरी की नस्ल है, जिससे उत्कृष्ट एक्सीलेंस क्वालिटी का वुलन या ऊन हमें प्राप्त होता है। यह बहुत सॉफ्ट होती है। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर देखी जाने वाली नस्ल है। उस उत्कृष्ट ऊन को ही हम लोग क्या कहते हैं? काश्मीरी पश्मीना कहते हैं। इसलिए उस बकरी को काश्मीरी बकरी या पश्मीना बकरी के नाम से जानते हैं। चलिए मांडगोमरी किसका उत्पत्ति स्थान है? मांडगोमरी साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान है। मांडगोमरी पाकिस्तान का एक जिला है जहां का यहाँ उत्पत्ति स्थान माना जाता है। सिंधी नस्ल भी पाकिस्तान की है, कराची सिंध है। यह हमारे यहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण नस्ल है। गाय की श्वसन दर मिनट प्रति मिनट कितनी होती है? श्वसन दर मतलब सांस लेने की, रेस्पिरेशन रेट अपन कहें तो गाय की 12 से 18 बार 1 मिनट के अंदर वह सांस लेती है, छोड़ती है, उसे हम रेस्पिरेशन रेट या श्वसन दर कहते हैं। दूसरी है, 7वां क्वेश्चन अपना आ रहा है, इसके अंदर पूछा गया है गाय की नाड़ी गति कितनी होती है? नाड़ी गति को इंग्लिश में हम पल्स रेट कहते हैं। यह प्रति मिनट 40 से 50 बार धड़कती है। गाय के शरीर का तापक्रम, गाय के शरीर का तापक्रम कहा जाता है 101.5 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि यहीं पर मुर्गी के यदि शरीर के तापक्रम की बात कर दी जाए तो 105 से 106 फ़ारेनहाइट तक यहाँ मुर्गी के शरीर का तापक्रम चले जाता है। तो यहाँ पर आप लोग एक और बात लिख सकते हैं, मुर्गी के गाय का शरीर का तापक्रम, तो यहाँ पर मुर्गी के शरीर का तापक्रम 105 से 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। क्लियर है? कृत्रिम योनि का तापक्रम, कृत्रिम योनि में 2 प्रकार के तापक्रम होते हैं, एक पानी डालने का तापक्रम होता है और एक सीमन कलेक्शन के दौरान प्राप्त होता है। सीमन का मतलब होता है वीर्य के कलेक्शन के दौरान। जब हम प्रयुक्त पानी का इस्तेमाल करते हैं, जब योनि के अंदर पानी डाला जाता है आर्टिफिशियल वेजाइना में, तो वो 42 से 45 सेंटीग्रेड होता है। जब सीमन कलेक्शन होने लगता है तब उसका तापक्रम गिरकर कितना हो जाता है? 39 से 42, 39 से 42 सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है।
जुगाली करने वाले पशुओं का सत्य पेट या असली पेट कौन सा आमाशय होता है? तो चूंकि पशुओं के अंदर 4 आमाशय होता है, पहला रुमेन या रोमंथिका, दूसरा आमाशय जलिका, मधुकोश या रेटिकुलम, तीसरा आमाशय ओमेजम, चौथा आमाशय एबोमेजम होता है। क्योंकि जुगाली करने वाले सत्यपेट, तो जो चौथा वाला आमाशय एबोमेजम है वह बछड़े के जन्म के समय ही विकसित होता है, वहीं पर प्रोटीन का पाचन शुरुआत में होता है, इसलिए इसे हम सत्यपेट, असली पेट या ट्रू स्टोमक के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए, बछड़े में रुमेन का मतलब होता है प्रथम आमाशय, इसको हम एक और नाम से जानते हैं भंडार गृह। क्या कहते हैं हम लोग इसको? भंडार गृह कहते हैं, क्योंकि यहाँ भोजन का क्या होता है? भंडारण होता है। यह आमाशय 1 से 6 महीने में पूर्ण विकसित हो जाता है। इसीलिए हम यह भी कहते हैं कि पशुओं को, बछड़े को 6 महीने के बाद चारागाह पर चरने के लिए क्या कर दिया जाए? पहुंचा दिया जाए। सांड के वृषण कोश का तापक्रम उसके शरीर के तापक्रम से 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होता है। ऐसा देखने में आता है कि वृषण सामान्यतः ठंड में टाइट हो जाता है, गर्मियों के दिनों में वह कैसा हो जाता है? लचकदार हो जाता है, थोड़ा सा लूज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कहां से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चूंकि मादा का हार्मोन है और यह अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है ना। और मादा का प्रमुख अंडाशय क्या है? अंडाणु, ओवम जिसको अपन कहते हैं, वहां से यह निकलता है। मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थान है। चूंकि मेरिनो कहा जाए तो यह स्पेन की है, और वर्ल्ड के अंदर यदि भेड़ों के अंदर सबसे अच्छा ऊन यदि किसी से मिलता है तो मेरिनो से मिलता है, जबकि भारतीय नस्लों में हिसारडेल से देखा जाता है। यह बाकी कई सारी है, चोकला है, गद्दी है, बहुत सारी भेड़ों की नस्ल भी है, पर ये स्पेन की है। और मेरिनो भेड़ सबसे उत्कृष्ट क्या करती है? एक्सीलेंट वूलन प्रोडक्शन करती है। गर्भवती गाय में के पेट में भ्रूण का सर्वाधिक विकास कब होता है? जो प्रेग्नेंट काऊ है उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कब होता है? तो पहले से 5वें 6ठे मंथ में न होते हुए जो 7वां 8वां 9वां लास्ट के 3 मंथ में ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा लास्ट के 2 मंथ में, आखिरी के 2 महीनों में यह डेवलपमेंट होता है। स्टीमिनिंग अप क्या होता है? स्टीमिनिंग अप का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जब गाय को ब्याने के 90 दिन पूर्व हम विशेष देखभाल करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम लोग अलग से इसको क्या करते हैं? दाना देते हैं। वह दाने की मात्रा 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दिया जाता है। यह इसके मेंटेनेंस राशन के अलावा, मेंटेनेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह आहार के अलावा दिया जा रहा है इसे, ताकि यह अपनी कमजोरियों को दूर कर सके जो गर्भ के दौरान आने वाली है। इसलिए इसे समय को हम 90 दिन को स्टीमिनिंग अप कहते हैं। इसके यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, स्टीमिनिंग अप के बाद जब ब्याने के 15 दिन पूर्व की बात कर दी जाए तो उसको हम डाउन कवर अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन कवर अवधि 15 दिन की, जिसमें स्पेशल केयर और मैनेजमेंट दिया जाता है। इसमें कैल्शियम हम अतिरिक्त देते हैं। फिर ब्याने के तुरंत बाद पशुओं को क्या नहीं खिलाना चाहिए? ब्याने के तुरंत बाद कभी भी हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। पशुओं को ब्याने के तुरंत बाद हमेशा सूखा चारा हमें खिलाना चाहिए। प्रोटीन शरीर में क्या काम करता है? प्रोटीन शरीर के अंदर टूटी फूटी ऊतकों की रिपेयर, मरम्मत करता है। साथ में खूर, नाखून, है ना, सींग, बाल आदि को केरोटीन प्रोटीन्स क्या करता है? बनाता है। गाय में वीर्य के एकत्रीकरण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? कई सारी विधियां होती है, पर इसमें बेस्ट पूछा है सर्वोत्तम विधि कृत्रिम योनि विधि, आर्टिफिशियल वेजाइना इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। वीर्य के गाय के जननांगों में डालने का मतलब कृत्रिम रूप से हम लोग यदि क्या करते हैं? आर्टिफिशियल स्टामिनेशन करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान की यदि प्रक्रिया अपनाते हैं, उस दौरान हम टेस्ट ट्यूब में लेकर हम वीर्य को उसकी गर्भाशय ग्रीवा के अंदर है कि डालते हैं, यूटेरस में डाल देते हैं। गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई 1 इंच सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट करें तो 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 4 इंच या 10 सेंटीमीटर। तो इसको 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट करना, ये 1 सेंटीमीटर लिखा है, यहां पर आप लिखना
10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच में 1 इंच में आपको याद होगा 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 4 इंच में 2.5 का इंटू कर देंगे तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अंडवाहिनी की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंच में, पूछा जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांड के प्रति वीर्य स्खलन प्राप्त होता है। सांड में 3 से 5 ml एक बार में वीर्य का स्खलन होता है। फिर मिश्रित प्रक्षेत्र में पशुओं की आय प्राप्त होती है। मिश्रित प्रक्षेत्र क्या होता है? मिश्रित खेती अपन कहते हैं। मिश्रित खेती जब पशुपालन के साथ साथ फसल उत्पादन या फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या अन्य कोई से उद्यम यदि अपनाए जाते हैं तो उसे मिश्रित प्रक्षेप कहते हैं। मिश्रित प्रक्षेप में सहयोगी जो पूरक धंधा है, सप्लीमेंट्री, जो दूसरा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कम से कम आय 10% और अधिकतम आय 49% होना चाहिए। 49 मिनिमम इनकम 10% उस जो भी अपना रहे हैं, है ना, आय अपना, और अधिकतम कितनी होती है? 49% होती है। दूध उत्पादन पर कुल कितना खर्च होता है? यदि किसी हम फॉर्म पर यदि देखें तो सर्वाधिक खर्च यदि किसी पर पशुओं के मैनेजमेंट, केयर, फीडिंग मतलब भोजन, इन सब में से सबसे ज्यादा किस पर खर्च होता है? तो सबसे ज्यादा पशु आहार पर होता है। 60 से 65% खर्च होता है। विशिष्ट प्रक्षेत्र में एक स्रोत से कितनी आय प्राप्त होती है? जब कोई विशिष्ट क्षेत्रफल, विशिष्ट प्रक्षेत्र किसे कहते हैं? लेकिन विशिष्ट खेती को कहते हैं जब किसी एक ही फल, सब्जी, फूल, पशुपालन या अन्य उद्यम है, उनसे किसी एक ही स्रोत से यदि 50% से अधिक आय आ जाती है तो आप ये मान के चलना वो विशिष्ट प्रक्षेत्र कहलाता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम में बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान, सॉरी दुनिया का नहीं है, यहाँ पर भारत का पूछा है। भारत में दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किनका होता है? तो भारत के अंदर भैंसों का दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान होता है। फिर आता है विश्व में उत्पादित दूध में सर्वाधिक किसका योगदान है? देखो भारत के अंदर भैंसों का था, विश्व में गायों का है। किसका है? गायों का, याद रखना है। भारत में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? गाय की है, परंतु उत्पादन भैंसों का हो रहा है, दूध उत्पादन। भारत में विश्व की सर्वाधिक भैंसें, गाय तथा बकरियां पाई जाती है। इन तीनों में पॉपुलेशन की दृष्टि से हम सबसे ज्यादा हैं। दूध दोहन के लिए सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त दोहन। दूध दोहन का मतलब दूध पशुओं से, गौ का दूध निकालना, पशुओं का दूध निकालना, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि पूर्ण हस्त दोहन मानी जाती है। हालांकि फिस्टिंग मेथड भी आती है, चुटकी विधि भी आती है, अंगूठा विधि भी आती है। अंगूठा विधि में हमेशा थनैला रोग होने का भय बना रहता है। उसके फिजिकली डिसऑर्डर आने के, जो आयन के ऊपर है, गठाने बनने का डर बना रहता है, इसलिए वह अच्छी विधि नहीं मानी जाती। गोदोहन 7 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि 7 मिनट तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव शरीर पर कितनी देर के लिए रहता है? 7 मिनट तक रहता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यह रक्त के ऊपर अपना दबाव बनाता है ना, और थनों में क्या हो जाता है? दूध उतरता है, और इसका प्रभाव कितने मिनट के लिए रहता है? 7 मिनट तक रहता है। इसलिए कहा जाता है गोदोहन 7 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। एक ग्वाला कितनी गायों का दोहन कर सकता है? एक पाली में, एक ग्वाला एक पाली में 1 यूनिट वाली मशीन का उपयोग करके कितनी गायों का दोहन? 15 से 16 गायों का दोहन आसानी से कर सकता है। दूध में आंतरिक दूषित करने का कारक कौन सा है? दूध को दूषित करने वाला, दूध 2 तरह से दूषित किया जाता है, एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। बाह्य कारकों में क्या आते हैं? जैसे पशु खुद आता है, ग्वाला खुद आ जाता है। और आंतरिक कारकों में जो मुख्यतः होता है पशु का आयन होता है। पशु के आयन के अंदर यदि कोई बैक्टीरिया है, कोई बीमार ग्रस्त पशु है जिसको थनैला हो गया है, मैस्टाइटिस डिसीज हो गई है, तो उनसे आंतरिक दूध क्या हो जाता है? दूषित होकर ही बाहर निकलता है। थन से प्राप्त होने वाला दूध किस भाग में सर्वाधिक वसा होती है? थनों के यदि दूध को हम 3 बराबर भागों में बांट दें, एक प्रथम दूध,
दूसरा मध्यम दूध, तीसरा अंतिम दूध। तो सर्वाधिक वसा अंतिम दूध में प्राप्त होती है, जबकि प्रथम दूध के अंदर यदि देखा जाए जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। दूध की मात्रा बढ़ने पर वसा प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है या कहते हैं या होता ही है, आप कुछ भी सोचें, है ना। दूध की मात्रा जैसे जैसे दूध बढ़ता जाता है वैसे वैसे वसा प्रतिशत कम होते जाता है। जैसे जैसे दूध की मात्रा पशुओं के अंदर घटने लगती है वैसा वसा प्रतिशत क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो हम अपने शब्दों में यदि कहें कि अधिक दूध देने वाला पशु में वसा कम होगा और कम दूध देने वाले पशु में वसा अधिक हो सकती है। ठीक है, वसा नस्लों पर भी निर्भर करती है, जातियों पर भी निर्भर करती है, सभी पर इसकी मात्रा होती है। ठंड के दिनों में पशु अधिक दूध देता है तो उस समय वसा की मात्रा क्या रहती है, प्रतिशत कम होता है, वसा का प्रतिशत कम हो जाता है। जबकि गर्मियों के दिनों में वसा प्रतिशत क्या हो जाता है, पशुओं के अंदर बढ़ जाता है। दूध की मात्रा कम होने पर वसा प्रतिशत बढ़ जाता है, ये बात हो चुकी है। अधिक उम्र के पशुओं में वसा प्रतिशत अधिक होता है। स्वाभाविक है, अधिक उम्र का पशु दूध उत्पादन कम करेगा तो उसमें वसा प्रतिशत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अधिक उम्र के पशुओं में खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है। खनिज लवण मिनरल्स को अपन कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती जाती है या ब्याहने वाला होता है अंतिम में, तो उसमें क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण खारा या तीखा लगता है। मतलब उसमें खनिज लवण की मात्रा क्या है, अधिक है। परिभाषा के अनुसार दूध मुक्त होना चाहिए। परिभाषा के अनुसार दूध पूरी तरह से खीस से मुक्त होना चाहिए। खीस से क्यों? क्योंकि खीस, कोलेस्ट्रम, चिका या पेवसी इन नामों से जाना जाता है। यह असामान्य एबनॉर्मल दूध है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो सब अधिक पाए जाते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट के रूप में लैक्टोज पाया जाता है और वसा, दोनों की मात्रा इसके अंदर क्या होती है, बराबर होती है। थोड़ी सी कम हो सकती है दूध से, परंतु इन दोनों की मात्रा कभी भी अधिक नहीं होती है। गायों में कुल ठोसों की मात्रा 13% होता है। पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा 87% होती है। तो यहां पर ध्यान रखना, गायों के अंदर पानी की मात्रा 87% वाटर होता है, पानी, ठीक है, और 13% क्या होता है, टोटल सोलेबल सॉलिड होता है। इन टोटल सोलेबल सॉलिड में भी दो चीजें हैं, एक एसएनएफ है, वसा रहित ठोस। क्या नाम है, वसा रहित ठोस। वसा रहित ठोसों की मात्रा 9% है, जबकि वसा की मात्रा कितनी हो रही है, 4। दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 13% हो जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके दूध में दुग्ध शर्करा सर्वाधिक सबसे अधिक पाई जाती है? दुग्ध शर्करा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। दूध शर्करा को लैक्टोज या दुग्धम के नाम से जानते हैं। दूध शर्करा का क्या नाम है, लैक्टोज या दुग्धम के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं, या तो लैक्टोज कह सकते हैं आप लोग, या कह सकते हैं दुग्धम। क्योंकि इसको डाई कार्बोहाइड्रेट शर्करा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका फार्मूला C12H22O11 होता है, इसलिए डाई कार्बोहाइड्रेट शर्करा भी कहते हैं। यह मानव के दूध में सर्वाधिक होता है। हालांकि गायों के अंदर दूध के मीठेपन के लिए लैक्टोज ही जिम्मेदार होता है। भैंस के दूध में वसा का कानूनी मात्रक कम से कम 5%। कानूनी मात्रक क्या होता है, कानूनी मात्रक का मतलब होता है कोई भी यदि भैंस का दूध है तो उसमें कम से कम वसा कितनी होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए। गाय के दूध में केसिन की मात्रा 2.5% होता है। केसिन एक प्रकार का दूध के अंदर प्रोटीन होता है जो दूध के सफेद रंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? दूध के अंदर वसा पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है। वसा छोटी छोटी बॉल्स के रूप में रहती है। उन बॉलों का आकार सामान्यतः 2 से 5 माइक्रोन तक होता है। कहां तक होता है, 2 से 5 माइक्रोन। बकरियों में 2 माइक्रोन से कम होता है। गायों में 2 से 3 माइक्रोन तक होता है। भैंसों में 3 से 5 माइक्रोन तक होता है। इसलिए बकरियों का दूध जल्दी बच जाता है गायों के कंपेयर में, और भैंसों का दूध सबसे लेट पचता है, देर से पचता है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? दूध का पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। केरोटीन दूध के अंदर, गायों के अंदर विशेष देखा जाता है। भैंसों के अंदर केरोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। पशुओं को हरा चारा खिलाने पर भी केरोटीन की मात्रा बढ़ती जाती है। चलिए, धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के अंदर ही जल्दी 50 क्वेश्चंस का फिर से लेके मैं आ रहा हूं। अगले 2 दिनों में फिर
जो आपकी पीएटी के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।